हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी रेशे के गुणों की, यानी कि उसके प्राथमिक गुण कौन से हैं, उसके द्वितीय गुण कौन से हैं, कौन कौन से गुण हैं जो उसमें होने अनिवार्य हैं और कौन से गुण हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वस्त्र रेशों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, जो रेशों का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है उनके उद्भव के आधार पर, यानी कि वो जो रेशा हमें प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है। वो रेशा प्राकृतिक है यानी कि हमें प्रकृति से मिला है, नेचुरल है, या मानव निर्मित है या विनिर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड है या मैनमेड है। उसके बाद हम बात करें सामान्य रसायन प्रकार के आधार पर, यानी कौन कौन से केमिकल्स का उस पर यूज़ किया गया है, वो रेशा सेलुलोसिक है, प्रोटीन या सिंथेटिक है। और हम बात करें तो उसका अगला टाइप है जातिगत प्रकार के आधार पर, यानी वो जो रेशा है वो जंतु के रोम है या जंतु का स्त्राव है। अगला टाइप क्या है इसका, सामान्य ट्रेड नाम के आधार पर, यानी कि रेशा पॉलिएस्टर है जैसे टेरिन अथवा डेक्रॉन। इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी ये आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, अजीब से नाम लग रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी समझ नहीं आ रहा। अभी मैं इस लेसन को आपके लिए काफ़ी इजी बना दूंगी, आप बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर इसे सुनिए और अपनी नोटबुक में जो चीज़ें हैं वो नोट करते रहिए। देखिए, एक और जो इसका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, लंबाई के आधार पर। इसमें जो कम लंबाई वाला रेशा है, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी, कम लंबाई वाला रेशा जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेपल, है ना। जैसे कि कपास होता है वो कम लंबाई वाला होता है। और एक और वर्गीकरण है इसका लंबाई के आधार पर, एक तो कम लंबाई वाला और एक अधिक लंबाई वाला, यानी जो रेशा लंबा होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। हम बात करें इसके उदाहरण की तो जो रेशम है, पॉलिएस्टर है, वो इस श्रेणी में आते हैं। बच्चों, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप इस पूरे डायग्राम को बना लीजिए। अभी अभी हमने बात की, फर्स्ट नंबर पे है हमारा प्राप्ति के स्रोत और उद्भव के आधार पर, यानी वो रेशा हमें मिला कैसे है। उसमें हमारा नेचुरल आ गया, मैनमेड और मैन्युफैक्चर्ड, यानी प्राकृतिक भी, मानव निर्मित भी और विनिर्मित भी। रसायन के प्रकार की हमने बात की थी, सेलुलोसिक है, प्रोटीन है या सिंथेटिक है। जातिगत प्रकार के आधार पर हम बात करें तो जंतु के बालों से हमें वो रेशा मिला है या जंतु के स्त्राव से। आपने देखा होगा जंतु के बाल, यानी कि हमें जो ऊन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, जो भेड़ है उसके बालों से, बकरी से और ऊंट से, खरगोश से, है ना। तो और जंतु स्त्राव से हमारा यहाँ क्या आशय है, आपने देखा होगा जो रेशम है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से, यानी उसका जो स्राव होता है उससे हमें ये रेशा प्राप्त होता है। हम बात करें ट्रेड नाम के आधार पर तो पॉलिएस्टर, टेरिन और डेक्रॉन। लंबाई के आधार पर हमने अभी अभी बात की, स्टेपल यान और फिलामेंट यान, यानी कम लंबाई वाला जिसे हम स्टेपल कहते हैं जैसे कपास, अधिक लंबाई वाला तंतु जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इसमें कौन कौन से आते हैं, रेशम और पॉलिएस्टर। इनकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। अभी इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि अगर आपसे रेशों का वर्गीकरण पूछा जाता है और आप ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया है और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक रेशों की, नेचुरल फाइबर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, ऐसे रेशे जो प्रकृति में पाए जाते हैं। और ये जो प्राकृतिक रेशे हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इनमें है सेलुलोसिक रेशे जिसमें आपके सीड हेयर्स आ गए, कॉटन और कपोक, और बास्ट रेशा, लेक्स, लिनन, हैम्प, जूट, और लीफ रेशा, अनानास, अगेव, सीजल, और नट हस्क रेशा, कॉयर,
यानी कि नारियल। अभी आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा है, जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये लेसन थोड़ा सा इजी लगने लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम्स में इस लेसन में से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले नंबर पे आ गया हमारा सेलुलोसिक रेशा। अब सेकंड नंबर पे क्या है, प्रोटीन फाइबर्स, यानी कि जिसमें प्रोटीन होता है। इसमें पहले नंबर पे है जंतु रोम, ऊन, विशिष्ट बाल, बकरी, ऊंट, फर, रेशा। अब ये भी मैंने आपको बताया था ना कि हमें जो कुछ रेशे होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दो तरह से प्राप्त होते हैं, उनके बालों से, और दूसरा क्या होता है, जंतु का स्त्राव, यानी कि एनिमल सक्रीशन, यानी जंतु के स्त्राव को जब हम रेशे से सूत में बदल देते हैं और फिर आगे उसको कपड़े में बदल देते हैं। उसके बाद है खनिज रेशे, यानी कि जिसे हम कहते हैं मिनरल फाइबर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एस्बेस्टस, और उसके बाद है प्राकृतिक रबड़, यानी कि नेचुरल रबड़। हमारे जो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं से बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं विनिर्मित रेशे, यानी जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स, या हम अपनी आम भाषा में इसे कहते हैं मानव निर्मित रेशा, यानी कि मैन मेड फाइबर्स। अभी हमने बात कर ली प्राकृतिक की, अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड या मैन मेड फाइबर्स की। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों ने कपास का फूल देखा होगा। देखिए, कपास का फूल क्या होता है, आप कभी अगर खेतों में गए हो तो दूर से ऐसा लगता है कि सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, और जब हम पास जाके देखते हैं तो बीज से रेशे चिपके हुए होते हैं, यानी उसका जो बीज होता है उसी में वो रेशे चिपके हुए होते हैं। और आपने और क्या देखा होगा, अत्यधिक लंबे बालों वाली भेड़। आपने भेड़ देखी होगी कई बार, और आपको सरप्राइज होता होगा कि ये जो भेड़ है इसके लंबे लंबे बालों से कपड़ा कैसे बनता है ना। और आपको लगता होगा ये जो फूल है कपास का, अब इसमें से कैसे तो रेशा बनेगा, कैसे सूत बनेगा, और फिर कैसे इसका कपड़ा निर्माण में उपयोग किया जाता होगा। काफ़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे सारे जो सरप्राइज है, सारे जो डाउट्स हैं वो इस लेसन में क्लियर हो जाएंगे कि कैसे रेशा बना, फिर सूत, और फिर उससे कपड़ा। फिर भी यह समझना कठिन है कि विनिर्मित अथवा सिंथेटिक रेशे कैसे तैयार हुए। अब ये तो फिर भी समझ में आता है कि हमने कपास का फूल देख लिया, बीज से रेशे चिपके हुए हैं, ऊन देख ली, उसके बाल हैं, उससे कपड़ा बन गया, लेकिन ये कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है, ये समझना कितना कठिन है, जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, जो मैन मेड फाइबर है, वो कैसे तैयार हुआ होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला विनिर्मित जो रेशा है, मैन्युफैक्चर्ड जो फाइबर है, मैन मेड फाइबर, वो कौन सा था, रेयॉन था, और वाणिज्यिक रूप से सन 1895 में 1895 में इसे निर्मित किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहला जो विनिर्मित रेशा था कौन सा था, और वाणिज्यिक रूप से इसे कब निर्मित किया गया था, और जो बाकी अन्य अधिकांश रेशे हैं वो कब आए, 20वीं सदी में। वो किसके प्रोडक्ट है, 20वीं सदी के, हमारी 20th सेंचुरी के। अब हम एक इंटरेस्टिंग सी बात कर लेते हैं कि रेशम जैसा कोई रेशा बनाने की मानवीय इच्छा से संभवतः रेशा बनाने की संकल्पना उत्पन्न हुई होगी, कि मानव को कैसे लगा कि मैं भी रेशा बनाऊं। क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि कुछ रेशे हैं वो प्राकृतिक हैं, यानी नेचुरल हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, और कुछ रेशे मानव ने बनाए हैं। तो ये संकल्पना, ये आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया कि उसे लगा जो रेशा है रेशम का, है ना, वो रेशम का रेशा जिसे हम कहते हैं सिल्क, वो काफ़ी महंगा है ना, और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। तो क्या हम भी रेशम जैसा ही रेशा बना सकते हैं? क्योंकि शायद उन्होंने सोचा होगा कि रेशम का कीड़ा जो कि मलबरी लीव्स को खाता है, यानी शहतूत के पत्ते खाता है, फिर उन्हें वो डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और अपनी जो तंतु ग्रंथियां हैं, यानी उसके जो दो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनसे फिर वो तरल पदार्थ उगलता है। और वो जो तरल पदार्थ होता है, जब वो ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है,
तो वो तरल पदार्थ क्या बन जाता है, रेशम का तंतु, जिसे हम कहते हैं कोकून, है ना, फिलामेंट बन जाता है। तो मानव को लगा होगा क्या हम भी इस तरह से किसी रेशे को बना सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के पत्तों को खाता है, फिर क्या होता है, वो जब उन्हें पचाता है तो अपने 2 छिद्रों से, तंतु ग्रंथियों से वो एक तरल पदार्थ को निकालता है, और वो तरल पदार्थ जब हार्ड हो जाता है उसे हम रेशे के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोकून, है ना। इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना संभव है। तो मानव को लगा कि अगर इस तरह से हम भी किसी केमिकल का यूज़ करके किसी रेशे को बनाएं तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो सिल्क होता है, प्योर जो रेशम होता है, वो काफ़ी महंगा होता है। तो मानव को लगा कि इसका कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक जो रेयॉन था उसको कृत्रिम रेशम अथवा केवल कलात्मक आर्ट भी कहा जाता था, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, तो ये था कि मानव को कैसे लगा कि मुझे भी रेशा बनाना है। ये स्टोरी थी मानव निर्मित रेशे की, यानी कि मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर की। अब हम बात कर लेते हैं कि गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय प्रकार में बदलकर सबसे पहले विनिर्मित वाले रेशों को बनाया गया। देखिए, गैर तंतुमय सामग्री यानी कि नॉन फाइब्रस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसे बाद में तंतुमय प्रकार में बदला गया, यानी कि जो सेलुलोसिक पदार्थ थे जैसे कपास का अपशिष्ट या लकड़ी की लुगदी। हम बात कर रहे हैं विनिर्मित रेशे की कि उसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया गया, कपास का जो बचा हुआ अपशिष्ट है और लकड़ी की लुगदी। और जो दूसरी कोटि के रेशे थे उनको पूरी तरह रसायनों के उपयोग से संश्लेषित किया गया था। ये 2 तरह की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने केमिकल्स का यूज़ किया है और यहाँ हमने जो बचे हुए सेलुलोसिक पदार्थ हैं उनका उपयोग किया है। अब देखिए, कच्चा माल चाहे कुछ भी हो, इसे तंतुमय रूप देने की जो प्रक्रिया है वो समान है। अब हम क्या करेंगे, फाइबरस मटेरियल में, यानी कि इसे तंतुमय प्रकार में कैसे बदला जाता है उसे समझेंगे। हमने 2 तरह की बात की, यहाँ हमने क्या प्रयोग किया, सेलुलोसिक पदार्थ जैसे कि कपास का अपशिष्ट या कागज की लकड़ी की लुगदी, है ना, और यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, रसायनों का। अब 2 तरह के हमारे पास रॉ मटेरियल आ गए, लेकिन रॉ मटेरियल चाहे कुछ भी हो, इन सब का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सेम होती है कि ठोस कच्चे माल को विशिष्ट श्यानता के तरल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एक फिक्स गाढ़ापन होता है, उसमें इसे लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है। जो कच्चा माल होता है उसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाना, है ना, ऐसे तरल में परिवर्तित करना जिसकी एक फिक्स्ड, एक निश्चित श्यानता होती है, यानी कि एक निश्चित गाढ़ापन होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं और बहुत कम लिक्विड भी नहीं, जो उसके लिए फिक्स श्यानता है, उस तरल में उसे परिवर्तित करना, ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, अब हमने इसे लिक्विड सॉल्यूशन में चेंज कर लिया। ऐसा रासायनिक क्रिया विलयन, ताप अनुप्रयोग अथवा मिश्रण के कारण हो सकता है। अब इसे जब स्पिनिंग सॉल्यूशन में चेंज किया जाता है, उस लिक्विड में चेंज किया जाता है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, हीट का भी यूज़ किया जाता है ना, विलयन का और मिक्सचर का भी यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरीक़ों से इसे किस में बदला जाता है, स्पिनिंग सॉल्यूशन में, जिसे हम कहते हैं चक्रण घोल। इसे आप अच्छे से समझिए, पहले रॉ मटेरियल था हमारे पास, उस रॉ मटेरियल को, यानी हमने जो कच्चा माल 2 तरीके से जिसकी हमने बात की थी, उस कच्चे माल को हमने किस में बदला है, स्पिनिंग सॉल्यूशन में, जिसे हम कहते हैं चक्रण घोल। कैसे बदला है, ताप का, हीट का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके, अलग अलग मिक्सचर का यूज़ करके हमने उसका एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड बना लिया है, एक तरल पदार्थ बना लिया है, जिसे हम कह रहे हैं स्पिनिंग सॉल्यूशन। आप बच्चों इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, ये है स्पिनिंग सॉल्यूशन। क्या है ये, स्पिनिंग सॉल्यूशन। अब क्या होता है, इस घोल को स्पिन रेट,
इसे हम कहते हैं स्पिन रेट। ये जो आपके सामने दो आकृतियां दिख रही हैं, इसे क्या कहा जाता है? स्पिन रेट कहा जाता है। अब ये जो घोल बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इसको हम क्या करेंगे? बहुत छोटे छिद्रों वाली सीरीज वाले एक छोटे थिम्बल शेप के चंचू से ऐसे स्थान में डाला जाता है जिसमें यह ठोस हो जाता है अथवा पतले तंतुओं के रूप में जम जाता है। इसे आप छोटे से इजी से एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे हमारा जो बाथरूम में शावर होता है, उसमें से पानी जब निकलता है तो आप देखिए यही बिल्कुल संरचना होती है। अब यहाँ से हमने स्पिनिंग सॉल्यूशन डाला और ये जो सॉल्यूशन है ये इसमें ऐसे तंतुओं के रूप में बाहर आ गया। देखिए ये सॉल्यूशन हमने यहाँ से डाला है और ये तंतुओं के रूप में अब यहाँ पर बाहर आ गया है। ये जो थिम्बल शेप का हमारा स्पिन रेट है, इसमें डालने के बाद अब फिर क्या होता है? ये जो तंतु होते हैं ये ठोस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर तंतु निकले, उसके बाद इन्हें ऐसे ताप पर, ऐसे टेम्परेचर पर, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि फिर ये ठोस हो जाते हैं और फिर इन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तंतु हैं, अब ये ठोस हो गए हैं। अब यहाँ पे इसको एकत्रित कर लिया गया है और अधिक सूक्ष्मता और अभिविन्यास के लिए ताना जाता है और इनको ताने अथवा बहुल्य विशेषताओं में सुधार करने के लिए पुनः फिर संसाधित किया जाता है। एक बार स्पिनिंग सॉल्यूशन डाला, फिर हमें ये तंतु प्राप्त हो गए, फिर ये तंतु हार्ड हो गए और फिर हमने इसे निकाल लिया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग होती है और आगे ये कपड़ा निर्माण में उपयोग होता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स हैं, विनिर्मित रेशे हैं, उनके प्रकार। क्योंकि पहले हमने बात की थी किसकी? नेचुरल फाइबर्स की, यानी प्राकृतिक रेशों की। उसमें है पुनर्योजित सेलुलोसिक रेशा, यानी कि रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर्स। क्या क्या है? रेयॉन, कैप्रोमोनियम, विस्कोस और अति आर्द्र मॉड्यूल्स इसमें शामिल हैं। उसके बाद है आशोधित सेलुलोसिक, यानी कि मॉडिफाइड सेलुलोसिक फाइबर्स। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? एसीटेट, सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट। उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्रोटीन फाइबर्स, है ना। हमने प्रोटीन फाइबर्स उसमें भी किए थे नेचुरल में, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने लिया था जंतु स्राव और जंतु रोम। अब यहाँ पे इसका क्या एग्जाम्पल है? अजलॉन, है ना। उसके बाद है गैर सेलुलोसिक, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक रेशे, यानी इसमें सेलुलोस नहीं है। इसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे टेरिलीन, टेरीन। उसके बाद है एक्रिलीन, ऑर्लॉन, कैशमिलॉन, मोडेक्रिलिक, स्पेंडेक्स और रबड़। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? नॉन सेलुलोसिक फाइबर्स के। ये हमारा जो वर्गीकरण है हम कर रहे हैं विनिर्मित रेशे। और उसके बाद अंतिम है खनिज रेशे, यानी कि मिनरल फाइबर्स, जिसमें आता है हमारा ग्लास, जिससे फाइबर ग्लास, और मेटेलिक यानी कि ल्यूरेक्स। तो ये था हमारा रेशों का वर्गीकरण, जिसमें हमने प्राकृतिक रेशों की भी बात की और विनिर्मित रेशों की भी बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यान की, यानी कि जिसे हमने क्या कहा था? सूत की। सूत की आगे फिर जो कताई होती है, इसका जो प्रसंस्करण है, सूत की शब्दावली है, उसके कौन कौन से चरण हैं, ये सारी बातें हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।